नमो नमः। सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अहं राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य ज्योतिर्विभागस्य व्याख्याता डॉक्टर आलोक शर्मा अद्य जन्मपत्रदीपक इति ग्रन्थम् आदाय व्याख्यानं प्रस्तौमि। अहं छात्राणां शीघ्र बोधार्थं संस्कृतेन सह हिंदी भाषायाः अपि प्रयोगं करिष्यामि। जन्मपत्रदीपकः। जन्मपत्रदीपक यह श्री विंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित ग्रंथ है, जिसमें जातक जिस समय जन्म लेता है उस समय की ग्रह स्थिति और उसकी कुंडली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। मंगलाचरणम। यत् कृपालिशतः सर्वे केन्द्रे सद्या दिवौकसः इष्टं दातु समर्थाशु तम रामम श्रीसा नुमः। सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने से किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आए, इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण में भगवान राम को यत् कृपा मात्र है, अर्थात जिनकी कृपा मात्र से ही सर्वे केंद्रीशः, केंद्र के जो स्वामी है, केंद्र प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम इन स्थानों के स्वामी और त्रिकोणेश पंचम और नौवें स्थान के स्वामी हैं, वह अपने शुभ इच्छित फल को देने में समर्थ हो जाते हैं। किस कारण से? कि भगवान श्री राम की कृपा से उनको भी शुभ फल देना पड़ता है। ऐसे श्री भगवान राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपने इस ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होने की कामना के साथ मैं ग्रंथारंभ में उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसी उन्होंने कामना की है। इसके बाद सर्वप्रथम जो हम देखते हैं, जब जातक का जन्म होता है उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है जातक के जन्म समय की। इस जातक के जन्म समय को जब हम घटिपल में बदलते हैं, वह हमारा इष्टकाल कहलाता है। इष्टकाल किसे कहते हैं वह बताया गया है। सूर्योदयात यात कालम सामान्यष्टम प्रकीर्तम, अर्थात सूर्योदयात प्रारभ्य जन्म समयम यावत् कालो घट्यात्मको व्यतीतो भवति तस्य नाम सावनात्मकम इष्टकालम अस्ति। अर्थात सूर्योदय के प्रारंभ से समय से लेके जिस समय जातक का जन्म होता है उसके उस समय को, जो समय जा चुका है, उसे हम सावनात्मकम इष्टकाल कहते हैं। यतो ही स समये सावन दिनस्य व्यतीतो भागो भवति, अर्थात वह जो समय है वह सावन दिन का गया हुआ भाग कहलाता है। अद्य दो सूर्य उदय से, आज सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय के पूर्व जितना समय व्यतीत हो जाता है, या जो दो सूर्योदय का जो अंतर होता है, उसी का नाम सावन दिन है। आज सूर्योदय से होने से लेकर कल समय जो सूर्योदय होगा, इन दोनों सूर्योदयों का जो अंतर है वह ही सावन दिन कहलाता है। इसलिए इष्टकाल में यह लिखा जाता है कि इष्टकाल सावन दिन होता है, सावनात्मकम इष्टम, यह लिखा हुआ रहता है। इष्टकाल साधन प्रकार। इष्टकाल कई प्रकार से हम लोग साधन कर सकते हैं। उसमें से सर्वप्रथम प्रकार है, सर्वप्रथम स्टैंडर्ड जन्म समय और लोकल जन्म समय को परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि आजकल भारत में सब जगह जो है वह स्टैंडर्ड समय ही चलता है। यदि आज जयपुर में 8:30 बजे हैं सुबह के, तो पूरे भारत में सुबह 8:30 ही बजे हैं। परंतु स्थानीय समय, जिसे हम लोकल टाइम भी कहते हैं, उसमें क्षेत्र के कारण अलग अलग अंतर आता है। तो
उसके लिए सबसे पहले हमें मध्यमांतर की आवश्यकता पड़ती है। भारत का ग्रीनविच रेखा से जो मानक समय रेखांश निर्धारित किया गया है वह 82.5 डिग्री पे स्वीकृत किया गया है। ग्रीनविच रेखा भारतीय मानक समय से रेखांश 82.5 डिग्री स्वीकृतः। यस्य नगरस्य रेखांशः तत्र विंशोदयन्ते तत्रत्य मध्यमान्तरं ऋणात्मकं भवति तथा च यस्य नगरस्य रेखांशेभ्यः भारतीय रेखांश विशोदयन्ते तत्र मध्यमान्तरं धनात्मक भवति। अर्थात 82.5 डिग्री से यदि कोई ज़्यादा है तो उसमें से घटाया जाएगा और 82.5 से अगर कोई कम है तो 82.5 में से उस स्थान के जो मध्यमांतर है उसको वहाँ घटाया जाएगा। यह तो जैसे जयपुर के यदि हम किसी उदाहरण से देखें तो उदाहरण इष्ट नगर जयपुर है हमारा, तो जयपुर की जो रेखांश है वह है 75 डिग्री और 52 कला। तो मध्यमांतर साधन किस प्रकार से कराए जाते हैं वो हम देखते हैं कि भारतीय जो रेखांश है वह है 82.5 डिग्री और जयपुर के जो रेखांश है वह ऋण है 75-52। तो हम जब 82.5 में से 75-52 घटाएंगे तो शेष बच जाएगा 6 अंश और 38 कला। इसको हम 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा क्यों करेंगे? यतो ही भूमि स्व अक्षे 24 होरासु घंटासु एकवारं गुणनं करोति तदा कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूर्णन करती है तो 24 घंटों को जब हम मिनट में बदलेंगे तो मिनट होती है 1440 और धरती की जो गोल परिधि है उसके अंश है 360 अंश। जब एक अंश में क्या इसको जब हम निकालेंगे तो 1440 भाग 360 बराबर 4 मिनट होता है। इसलिए रेखांश के जो अंतर है उसको हम 4 से गुणा करेंगे तो वह मिनट सेकंड हमारा मध्यमांतर आता है। जैसे यहाँ घटाया तो यहाँ 6 अंश 38 कला आया। इसको हम जब 4 से गुणा किया तो 4 से गुणा करने पे 24 अंश और 152 कला आया। 152 चूँकि कला 120 होती है इसलिए कला में हमने 60 का भाग दिया, शेष जो बचा वह हमने अंश में जोड़ दिया तो वह जो मिनट जो मध्यमांतर आया वह हमारा 26 मिनट और 32 सेकंड का आया। तो जयपुर का जो मध्यमांतर है वह ऋण 26 मिनट और 32 सेकंड का आया। स्पष्टांतर साधन, किसी भी स्पष्टांतर साधन के लिए हमारे को वेलांतर सारणी की आवश्यकता पड़ती है। वेलांतर सारणी से ही जिस दिन का भी हमारे को वेलांतर संस्कार देखना हो उस दिन का हम वेलांतर सारणी में वेलांतर हम लोग देख लेते हैं। वेलांतर के मिनट सेकंड लेकर यदि मध्यमांतर हमारा ऋण हो तो उसमें जोड़ देंगे और धन है तो जैसा संस्कार है वैसे ही संस्कार में हम लोग कर लेंगे। यहाँ बीजगणित का सूत्र काम आता है योगे युतिक्षा क्षयो क्षयोर्वा इत्यादि से जो 2 धन संख्याओं का योग धनात्मक, 2 ऋण संख्याओं का योग ऋणात्मक तथा एक संख्या धन की एवं दूसरी ऋण की हो तो इनका अंतर भी योग ही होता है। उदाहरण हमने जो लिया है पूर्व उदाहरण के अनुसार ही जन्म दिनांक किसी की जयपुर का जन्म है 14 अक्टूबर 2000 का, स्टैंडर्ड जन्म समय उसका मध्याह्न में 1:45 है। तो हम उसका इष्ट का साधन इस प्रकार से करते हैं, वह बताते हैं कि पूर्व साधित हमने जो पूर्व साधन किया मध्यमांतर वह है -26 मिनट और 32 सेकंड। जब हम वेलांतर सारणी में देखते हैं तो 14 अक्टूबर का जो वेलांतर है वह -13 मिनट और 43 सेकंड। जब इसको हम घटाते हैं तो आता है धनयोरंतरमेव योगः मध्यमांतर से ऋणत्वात् विपरीतम कार्यम। ऋण के मध्यमांतर ऋण है इसलिए विपरीत हमारे को करना पड़ेगा। तो
इन दोनों का जो अंतर आया वह आया 12 और 49। ये हमारा स्पष्ट अंतर जयपुर का 14 अक्टूबर का आ गया। अब रेलवे स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जिस जातक का जन्म है उस जातक का जन्म दोपहर में 1:45 है, इसलिए इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो ये हो गया 13:45। इसमें से हम स्पष्ट अंतर जो है वह हम इसमें से घटा देंगे। तो लोकल जन्म समय हमारा जो आया वह आया 13, 32 और 11। यह उस जातक का जो जयपुर का जो लोकल समय है वह उसका टाइम आया कि 13:32 और 11 सेकंड पे उस जातक का जन्म हुआ। अब हमको क्या, जब हम जन्म समय लोकल बना चुके तो हमको सूर्योदय भी चाहिए, सूर्यास्त भी चाहिए और दिनमान की आवश्यकता भी हमारे को रहती है। 14 अक्टूबर को 2000 को कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा शनिवार को संवत 2057 शाक्य 1922 उस दिन का दिनमान यदि हम पंचांग में देखते हैं तो पंचांग में आता है 28 घटी और 32 पल। तदा दिनमानतः सूर्योदय सूर्यासाधनम कथम प्रकारम क्रियते। जब हमारे पास दिनमान आ गया तो हम लोकल सूर्योदय और सूर्यास्त हम लोग निकालेंगे। इसके लिए दिनमान में हम 5 का भाग देते हैं। दिनमान में 5 का भाग जब हम देते हैं तो उससे लोकल सूर्यास्त आता है, यानी स्थानीय सूर्यास्त आ जाएगा। इस जो स्थानीय सूर्यास्त आया, इस सूर्यास्त को हम 12 में से घटा देंगे तो लोकल सूर्य उदय या स्थानीय सूर्य उदय हमारा आ जाएगा। ऊपर दिनमान जो बताया गया वह 28 घटी और 32 पल है। इसमें हम जब 5 का भाग देंगे तो 5 घंटे 42 मिनट और 24 सेकंड हमारे को प्राप्त हुआ। यह हमारा जयपुर का 14 अक्टूबर का स्थानीय सूर्यास्त समय आया। इस सूर्यास्त को जब हम 12 में से घटा देंगे तो लोकल या स्थानीय सूर्योदय समय हमारे को प्राप्त हुआ वह 6:17 और 36 सेकंड। ये हमारा लोकल सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय हुआ। इष्टकाल साधनम, इष्टकाल सर्वप्रथम जब हमको जन्म समय ज्ञात हो गया और सूर्योदय सूर्यास्त ज्ञात हो गया तो हमें सबसे पहले इष्टकाल साधन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी जन्म पत्री के निर्माण के समय हमें इष्टकाल साधन की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है। इष्टकाल कई प्रकार से निकाला जाता है। यदि हम स्टैंडर्ड टाइम से निकालना चाहें तो स्टैंडर्ड जन्म समय माइनस स्टैंडर्ड सूर्योदय गुणा 2.5, इससे यदि हम गुणा कर देंगे तो हमेशा प्रथम प्रकार से इष्टकाल आता है। इष्ट प्रकार साधन की भी कई प्रकार हैं। प्रथम प्रकार तो यही है कि जन्म समय लोकल जन्म समय माइनस लोकल सूर्योदय इंटू 2.5, तो वह जो हमारा इष्टकाल साधन का प्रकार आएगा प्रथम प्रकार ये है। पूर्व में उदाहरण जो था उसमें सूर्योदय लोकल जो स्थानीय जो जन्म समय है वह 13, 32 और 11 सेकंड पे था। इसको जब हमने लोकल सूर्योदय प्राप्त किया उसमें से इसको हमने माइनस किया, तदा तो शेष जो बचा 7, 14 और 35, इसको हम 2.5 से गुणा करते हैं। 2.5 से जब हम गुणा करेंगे तो कुछ संख्या 60 से ज़्यादा हो जाएगी। घटीपल में आएगा तो क्योंकि घटीपल जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए हम जहाँ 60 से ज़्यादा है वहाँ 60 का भाग दे देंगे। तो हमारे को जो इष्टकाल प्राप्त हुआ वह हुआ 18 घटी 6 पल 27 विपल और 30 प्रति विपल हमारे को इष्टकाल ज्ञात हुआ। यह प्रथम प्रकार से है। द्वितीय प्रकार में लोकल 12 वादन तक पूर्व जन्म समय है। यदि लोकल जो स्थानीय जो समय है उसके 12 बजे पहले का है तो 12 में से स्थानीय जो जन्म समय है या लोकल जो जन्म समय है उसको घटा के हम 2.5 से गुणा कर देंगे। वह हमारे को घटी पल और विपल में गुणनफल प्राप्त होगा और जो दिनमान के जो घटी पल है
उसमें हम जब 2 का भाग दे देंगे तो वह हमारे को दिनार्ध मिल जाएगा। इस दिनार्थ घटीफल को ऊपर जो गुणनफल प्राप्त हुआ है 2.5 से गुणा किया है, यदि हम घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वह इष्टकाल आएगा। तीसरा प्रकार, यदि मध्याह्न अर्थात दिन के 12 बजे बाद का हो और सूर्यास्त पूर्व का हो, अर्थात मध्याह्न 12 पश्चात सूर्यास्त पर्यंतम स्थानीय समय तदा, यदि मान लीजिए किसी का जन्म मध्याह्न 12 पश्चात हुआ और सूर्यास्त पूर्व हुआ तो उसका इष्टकाल इस प्रकार से निकलेगा, स्थानीय जन्म समय या लोकल जन्म समय -12, जो शेषफल हमारे को घंटा मिनट सेकंड में जो हमारे को मिलेगा उसको हम 2.5 से गुणा कर देंगे। जो गुणनफल जो हमारे को मिलेगा उसमें हम दिनार्थ के मान को जोड़ देंगे तो यह हमारा तीसरे प्रकार से इष्टकाल आ जाएगा। चतुर्थ प्रकार है। चौथा प्रकार कैसे है कि लोकल यानी स्थानीय सूर्यास्त पश्चात, अर्थात शाम को सूर्यास्त के पश्चात और मध्य रात्रि 12 बजे पूर्व, स्थानीय मध्य रात्रि 12 बजे पूर्व अगर किसी का जन्म है तो उस जन्म समय के लिए इष्टकाल साधन के लिए हमें स्थानीय जन्म समय या लोकल जन्म समय माइनस स्थानीय सूर्यास्त या लोकल सूर्यास्त को हम दोनों का अंतर करेंगे। स्थानीय जन्म समय माइनस स्थानीय सूर्यास्त को हम घटाने के बाद में शेष को जो आएगा घंटे मिनट सेकंड आएंगे उसको हम 2.5 से गुणा कर देंगे और उसमें दिनमान के मान को हम जोड़ देंगे तो वह हमारा चतुर्थ प्रकार से इष्टकाल साधन आ जाएगा। अब हम 5 प्रकार से देखते हैं। रात्रि, यदि रात्रि के 12 बजे पश्चात है और अग्रिम सूर्य उदय के पहले यदि किसी का जन्म है तो लोकल जन्म समय में से सीधे ही हम 2.5 से गुणा कर देंगे और गुणनफल जो आएगा तो उसको दिनार्थ में इसमें जोड़ने के बाद में 30 घटी यदि उसमें हम जोड़ देंगे तो वह हमारा रात्रद मान आएगा। उस रात्रद मान में जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वह जोड़ देंगे तो वह हमारा इष्टकाल कहलाएगा। ऐसे हम 5 प्रकार से इष्टकाल ज्ञात कर सकते हैं, स्थानीय समय के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं और यदि स्टैंडर्ड समय, दोनों स्टैंडर्ड हैं, जन्म समय भी स्टैंडर्ड है और सूर्योदय भी स्टैंडर्ड है, तो इन दोनों का अंतर करके हम 2.5 से गुणा कर देंगे तो हमेशा इष्टकाल निकल जाएगा। और यदि हमको स्थानीय समय अनुसार निकालने हैं तो स्थानीय समय के अनुसार जो 4-5 प्रकार है उसी प्रकार से इष्टकाल का साधन हम लोग कर सकते हैं। चालन साधन, चालन का अर्थ है गति से। पूर्व के जो पंचांग थे या पहले जो पंचांग प्रकाशित होते थे उनमें पक्ष के अनुसार 7-7 दिन के ग्रह स्पष्ट दिए हुए रहते थे। आजकल आधुनिक पंचांग के अंदर प्रतिदिन के सुबह 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए हुए रहते हैं। क्योंकि अब हम कहेंगे ग्रह पंक्ति और इष्ट पंक्ति। ग्रह पंक्ति उसे कहते हैं जिस दिन के पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए हुए रहते हैं। पंचांगे यस्य दिनस्य यस्य समयस्य सूर्यादि स्पष्ट ग्रह लिखिता भवन्ति तस्य दिनस्य रविवारात् गणयित्वा वार संख्यां तथा यस्य इष्टकाल घटिफलस्य ते स्पष्टा ते घटिः फलावारः ग्रह पंक्ति कथ्यते। अर्थात जिस दिन के पंचांग में सूर्यादि ग्रह स्पष्ट दिए हुए रहते हैं वह हमारी कहलाती है ग्रह पंक्ति। इष्ट पंक्ति जिस भी जातक का वार और इष्टकाल, जन्मदिन से वार है, इष्टकाल घटिफल इष्ट पंक्ति भवती ही। जन्म का दिन, जन्म का दिन या वार और इष्टकाल वह हमारी इष्ट पंक्ति कहलाती है। अब हमारे पास में ग्रह पंक्ति भी हो गई और अब हमारे पास में इष्ट पंक्ति भी हो गई। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे, दोनों की गति का अंतर करेंगे, उसी को हम चालन कहते हैं। चालन साधन के लिए बताया गया है अनयोर अंतरम कार्यम अवशिष्टम दिनादिकम पंक्त्यादिक्य या संज्ञम।
इष्टम इष्टादिके भवेत्। अन्योर अंतरम, यदि गृह पंक्ति और इष्ट पंक्ति अन्योर अंतरम तदा चालनम भवति ही। गृह पंक्ति और इष्ट पंक्ति अन्योर अंतरम, इन दोनों का अंतर यदि हम करेंगे तदा चालनम भवति, उस समय क्या होगा, उस समय जो आएगा मान वह चालन कहलाता है। अब जो चालन आया वह यदि इष्ट पंक्ति में से गृह पंक्ति घट जाए तो धन चालन होगा, और यदि इष्ट पंक्ति गृह पंक्ति में, गृह पंक्ति और इष्ट पंक्ति, गृह पंक्ति में से इष्ट पंक्ति घटेगी तो ऋण चालन होगा, और इष्ट पंक्ति में से गृह पंक्ति घटे तो धन चालन होता है। और इस चालन के यदि वार 7 से ज़्यादा हो तो 7 में से घटा के हम वार को ग्राह्य कर सकते हैं। जब हमारे पास चालन आ गया, चालन साधन हमारे पास आ गया, तो इस चालन साधन को जो गृह स्पष्ट दिए हुए हैं पंक्ति में से, उसमें से उसकी गति, जिस भी गृह को हम स्पष्ट कर रहे हैं उस गति से हम लोग गुणा करते हैं। पूर्व उदाहरण दे रखा है, इष्ट पंक्ति है 7, 18 और 6, गृह पंक्ति है 5, 28 और 55। चूंकि जन्म जो है वह गुरुवार का है, इसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 5 और 28, 55 पे गृह स्पष्ट किए हुए हैं। और जिस जातक का हमने पूर्व में गृह स्पष्ट लिया है, या जिस जातक के हमने पूर्व में इष्टकाल निकाला है, उसका जन्म शनिवार को होने से, इष्टकाल 18 और 18 घटी और 6 फल होने से इन दोनों का अंतर किया, तो इन दोनों का अंतर करने से चूंकि इष्ट पंक्ति में से गृह पंक्ति घट गई है, इसलिए यह चालन जो है वह धन होगा। तो घटाने पे हमारे पास आया 1, 49 और 11, यह हमारा धन चालन हुआ। ये जो धन चालन होगा, इस धन चालन को जिस भी गृह हमारे को स्पष्ट करना है उसकी गृह गति से हम इसको गुणा कर देंगे। चालन फल साधनम, चालन का जो फल आया है साधन के बारे में बता रहे हैं। यातस्य कालेन दिनादिकेन दिग्नि गति ख अंक ऋताप्त भागा, दिनादि ऋणम धनम वा चालनम गुणा गृह गति कला तद गुणफलेषु षष्ठभिर्भाजित्वा भागफलम अंशादिकम चालनम फलम भवति ही। दिनादि या वारादि जो ऋण या धन चालन है उसको उस गृह की गति से हम लोग गुणा करेंगे, और यदि 60 से ज़्यादा है घटीपल तो हम 60 का भाग दे देंगे, तो वहाँ जो मान आएगा वह हमारा, उस मान को हम संस्कार के अनुसार गृह स्पष्ट करने के लिए उस गृह स्पष्ट में जो उस दिन का दिया हुआ है उसमें हम लोग जोड़ देंगे। उदाहरण पूर्व जो कल्पित उदाहरण है उसी के अनुसार चूँकि चालन जो है वह हमारा धन चालन है 1, 49, 11, और गृह पंक्ति में जब हमने सूर्य की गति देखी, सूर्य गति आई 60 कला और 2 विकला, तो चालन फल का साधन हम जब कर रहे हैं तो चालन की गति है 1, 49, 11 को हम सूर्य गति से हम लोगों ने गुणा किया। यातस्य कालेन दिनादिकेन गति ही ख अंकः, जब हम 60 से गुणा करेंगे तो हमारे को चालन फल प्राप्त हुआ, वह हुआ 1 अंश 49 कला और 1 विकला। हमारे पास पंक्ति का जो सूर्य स्पष्ट हुआ वह इस चालन को उस चालन में यदि चालन धन है तो जोड़ देंगे और ऋण है तो हम लोग घटा देंगे, तो हमारे को चालन फल प्राप्त हुआ 1 अंश 49 कला और 14 विकला। चालन फल संस्कार करणम सोऽध्यायश्च योज्यः स्फुटके चिरेषु पाते तथा वक्रखगे प्रतीपम। यदि सोऽध्याश्च पंचांगे लिखित पंक्तिस्तग्रहात् चालन फलस्य ऋणे सति शोधनेन धने सति योजनेन गृह स्पष्टो भवति ही। परंतु राहु केतवौ सदा विविध संस्कारम तथा वक्री गृहे विविध संस्कारम कुर्यात्। पंचांग में लिखे हुए पंक्तिस्थ ग्रह में से चालन फल के ऋण होने पर घटाने से तथा धन होने पर जोड़ने से ग्रह स्पष्ट होता है, परंतु
यदि कोई ग्रह वक्री है जो चालन के विपरीत संस्कार करना चाहिए। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन करना चाहिए। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनमें हमेशा संस्कार जो है वह विपरीत होगा। चालन ऋण है तो धन, धन है तो ऋण होगा। हमने पूर्व में सूर्य स्पष्टीकरण जब हम कर रहे हैं तो पंक्ति सूर्य में दिया हुआ, जो पंक्ति का सूर्य दिया हुआ है, उस दिन का सूर्य स्पष्ट 6 राशि 9 अंश 2 कला और 40 विकला है। और जब हमने इस गति को गुणा किया, चालन फल हमारा आया 1 अंश 4 कला और गुणनचार 14 विकला तथा स्पष्ट सूर्य स्पष्टम साधयत। कैसे करेंगे? पंक्ति सूर्य में क्योंकि चालन हमारा धन था, इसलिए हम इसको क्या है, इस जो मानव सूर्य चालन का जो फल आया है इसको हम जोड़ देंगे, और यदि चालन ऋण होता तो हम घटाते। चूँकि चालन धन है इसलिए हमने 6 राशि 9 अंश 2 कला और 40 विकला में 1 अंश 49 कला और 14 विकला जब हमने जोड़ी तो 6 राशि 10 अंश 51 कला और 54 विकला हमारा उस दिन के जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय का सूर्य स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार से हम और ग्रह भी स्पष्ट कर सकते हैं यह, लेकिन ग्रह वक्री होने पे विपरीत संस्कार का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना ग्रह स्पष्ट गलत भी हो सकते हैं। चर साधनम, चर साधन की आवश्यकता के लिए हमें अक्षांश और क्रांति का ज्ञान होना आवश्यक है। अक्षांश पूर्व में हम जयपुर के अक्षांश के उदाहरण के अनुसार देखेंगे तो अक्षांश इंटू क्रांति बटा 5 बराबर चरपल होते हैं। इन चरपल से दिनमान और दिनांक भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे पूर्व उदाहरण था 14 अक्टूबर का था, उस दिन जयपुर के अक्षांश 26-55, तो चर मान साधन कैसे करेंगे? जब हमने क्रांति हमने देखा, सूर्य की क्रांति हमने देखी, सूर्य की क्रांति भी दिनांक 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तर रहती है और 24 सितंबर से 29 मार्च तक दक्षिण क्रांति रहेगी। क्रांति का ज्ञान आवश्यक है, इसी के अनुसार आगे संस्कार होगा, चरफल को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। 14 अक्टूबर को क्रांति थी 7 अंश और 52 कला दक्षिण क्रांति थी। तो पूर्व सूत्र के अनुसार हम देखेंगे तो 26 अंश 56 कला को हम जब 7 अंश और 52 से गुणा करेंगे तो हमारे को चर पल मिलेंगे 211, 52 और 32। ये हमारे को चर पल निकालने के लिए अब इसमें हम 5 का भाग देंगे तो पल जो हमारे को मिले वह पल मिला 42 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल। ये हमारे को चर पल प्राप्त होते हैं। चरमान से दिनमान साधनम, चर जो माना चुका, अब हम चूंकि ये देखें क्रांति कौन सी है, दक्षिण है कि उत्तर है। यदि उत्तरा क्रांति तदा घटिषु चरमानम योजयेत और दक्षिण क्रांति से तदा ऋणम कुर्या तदा दिनार्थम भवति। यदि उत्तर क्रांति है तो उसे हम 15 घटी में जोड़ देंगे और दक्षिण क्रांति में है तो 15 घटी में से घटा देंगे तो वह हमारा दिनार्थ आ जाएगा। और दिनार्थ को यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो वह हमारा दिनमान आ जाएगा। पूर्व उदाहरण के अनुसार चर मान जो हमारा आया 42 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल आया। क्रांति दक्षिण होने से 42, 22 और 30 को हम घटाएंगे तो हमारा दिनार्थ आया 14, 17, 37 और 30। इसको जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा दिनमान आ जाएगा और दिनमान हमारा आया 28 घटी और 35 पल, 15 विपल। ये हमारा दिनमान का जो मान है वह आया। इन दिनमान को यदि हम पूरे से मिलाएंगे तो वही हमारा 28 घटी और 35 पल प्राप्त हमारे को होते हैं। जब हमको
दिनमान का ज्ञात हो गया, दिनात का ज्ञात हो गया, सूर्योदय का ज्ञात हो गया, सूर्यास्त का ज्ञात हो गया। तो उसके सबसे पहले हमें इसके बाद में सभी ग्रहों को ग्रह स्पष्ट करने के लिए चंद्रमा का साधन का एक विशेष प्रकार बताया गया है, जिसे हम भयात भवों के द्वारा चंद्रमा स्पष्ट करते हैं। तो भयात भवों साधन के लिए बताया गया भय यानी नक्षत्र, और यात यानी गया, और भव यानी ये जो भोग यानी जो बचा हुआ शेष समय है वह उसके बारे में बताया गया है। भयात और भवोग, भय यानी नक्षत्र का गया हुआ समय और भोग यानी नक्षत्र का आने वाला समय। गत्रक्ष घटिका खांक शुद्धा स्विष्ट घटी युक्त भयात स्यात् भवगस्तु निजरक्ष घटिका युक्त चेताद्रक्ष घटिका चेत्राक्ष घटी स्विष्टात् पूर्वमेव समाप्यते तदेष्ट कालास्या सोध्या अविशिष्टम भगतम भवेत् गत्रक्ष संज्ञम चेत कार्येद तद्रक्ष घटिका तदा तत्पूर्वक्ष घटिका युक्ता शेषम पूर्ववदाचरेत एवं भर्दो भयातादि विज्ञेयम स्वधिया बुधि। अर्थात 60 घटी में से गत नक्षत्र घटी का जो मान है उसे हम घटाएंगे और उसे हम 2 जगह रखेंगे। एक जगह इष्टकाल जोड़ देंगे और दूसरी जगह वर्तमान नक्षत्र के घटीपल जोड़ देंगे। पहले स्थान पर जो घटीपल आएगा वे भयात का घटीपल, और दूसरी जगह पर जो आवे वह भवोग के घटी और पल होंगे। इसमें भी अधिकतर चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि कभी भी भवोग के घटीपलों से अधिक भयात के घटीपल नहीं होंगे। और वाण सप्तवृद्धि दशक है, इस अनुसार भवोग के घटीपल 67 हो सकते हैं एवं न्यूनतम 50 घटी हो सकती है। यह ज्ञात होना आवश्यक है, या ये चीज़ भी ध्यान रखना आवश्यक है। चंद्र स्पष्ट के लिए भयातम भवोगाधतम तदकतक्षयुतम खाब्दि निग्नम नियुक्तम क्रमेण फलम भाग पूर्व शशि तदगति खाभ्रे भ नगाश्विनो भोगवक्ता। अर्थात भयात और भवोगो हो, भयात और भवोग के जो पल हैं उनको हम पलाद्य बनाएंगे, क्योंकि घटी में आता है। तो भयात और भवोग की घटी बनाने के बाद में भयात का जो पल है उसमें हम भवोग के फल को भाग देंगे और गत नक्षत्र उसमें अश्विनी से आदि संख्या गणित्वा में जोड़ गिनते हुए और योजित है। और योग जो आएगा उसको हम 40 से गुणा करके 3 का भाग देंगे तो हमारा चंद्र स्पष्ट भी हो सकता है, चंद्र स्पष्ट हमारा आ जाता है। पूर्व में हमने पढ़ा